पास जाने का, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं, उनकी हिम्मत दम तोड़ देती है कि हम कहाँ तक जाएं, क्योंकि फाइनेंशियली वो कमजोर होते हैं, उनके पास फाइनेंसेस नहीं है। मतलब हम फ्री में काम करते हैं, हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, किसी भी चीज का 1 रुपया नहीं लेते, लेकिन उन्हें अपने घर से आने में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं उनके घर, उनको लेके आते तब उन्हें कोर्ट ले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आगे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उनको कैसे जो है रिलीफ पहुंचाई जाए। पैसा ना होना सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग डरते हैं। फिर उसके बाद बीइंग एन एडवोकेट कहने में थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन जो वकील मिल जाते हैं उन्हें, बिल्कुल सही, जो पैकेजेस देने शुरू कर देते बिल्कुल हैं, सही बात, तो उससे भी वो बहुत हैरान और परेशान हो जाती है कि मेरा मुकदमे तो इतने सारे चल रहे हैं, मुझे आज भी मतलब मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे एक दिन फोन किया, तो उसकी जो डोमेस्टिक हेल्प थी उसने मुझसे पूछा था ये बताओ कि क्या इन मुकदमों में रोज रेट लगती है। मैंने पूछा कौन कौन से मुकदमे हैं, तो कहने लगी उसका जो है ये घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है और उसके वकील साहब उसे रोज बुलाते थे। तो उन्होंने कहा भी हम लोग तो इस बात से परेशान है कि मुकदमे में डेटें 2-2 3-3 महीने की लगती हैं। अब वो वकील साहब उसे क्यों रोज बुला रहे थे वो वही जान सकते। लेकिन अब वो एक डोमेस्टिक हेल्प है घर में, वो रोज छुट्टी तो नहीं ले सकती, या किसी भी ऑफिस में हो आप कहीं भी काम करो तो आप रोज छुट्टी नहीं ले सकते। अब किस तरह के आपको वकील मिले वो भी बहुत मैटर करता है कि वो आपको किस तरह से रिलीफ दिला रहे हैं। दूसरा ट्रस्ट इश्यूज का भी बहुत प्रॉब्लम है। ट्रस्ट क्यों सर्वाइवर्स नहीं केस करना चाहती हैं, क्यों डीवी का एक्ट आया, इसीलिए है क्योंकि पुलिस के ऊपर से ट्रस्ट जो है, हमारे यहाँ पास तो जितनी सर्वाइवर्स आती हैं हम उनसे बोलते हैं कि आप अच्छा आपने कोई एप्लीकेशन दी है थाने में, तो उनको लगता है कि नहीं मैम गए तो थे, उन्होंने भगा दिया हमको, वो तो ठीक से बात ही नहीं करते हमसे। फिर हम लोग बोलते हैं ठीक है चलिए हमारे साथ चलिए, तो वो उसमें भी जाने में कतराती है। उनको लगता है कि मतलब मैं गई तो थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसे कर दिया। उसके बाद एक उनका जो नोशन बना हुआ है बेसिकली कि कोर्ट में अगर मुकदमा जा रहा है तो पता नहीं कितने साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 8 साल चलेगा, पता नहीं तब तक मैं रहूंगी भी कि नहीं रहूंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ट्रस्ट बिल्डअप करना सोसाइटी में ऐसे केसेस में बहुत जरूरी है, चाहे बीटा लॉयर, जुडिशरी, पुलिस स्टेशन या जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स जो इससे जुड़े हुए हैं उनकी तरफ का भी एक जो ट्रस्ट बनना कि हाँ अगर कोई सर्वाइवर है जिसके साथ वायलेंस हुआ है, अगर वो पुलिस स्टेशन जा रही है तो पुलिस में जो महिला कांस्टेबल है या जो भी महिला हेल्प डेस्क है वहां के लोग उसके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, उसको कैसे भरोसा दिला रहे हैं कि ठीक है अगर आपके पास समस्या थी तो हम कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, मैं कैसे सोल्यूशन दे सकती हूँ अगर मैं उस पोजीशन पे हूँ। तो वो एक ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें सर्वाइवर को इतना शक करने का वो हो जाता है कि नहीं वो आली में तो है बट उसके पहले वो जिस लॉयर के साथ थे उन्होंने उनके साथ सही नहीं किया, तो कुछ टाइम तक तो उनको लगेगा कि शायद से आली मेरे साथ है, बट फिर वो उनके दिमाग में वो चलने लगता है कहीं ना कहीं कि कहीं ये भी तो वैसी नहीं है। तो हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो ट्रस्ट जो उनका किसी और ने खराब किया है उसको हमें वापस से रीबिल्ड करने में, कि नहीं हमारा काम करने का तरीका ऐसा है, हम पिटिशन कोई एक सिंगल पेज का भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो हम आपको भी भेजेंगे वो कि हमने ये कोर्ट में फाइल किया है, और हम आपको हर डेट पे नहीं बुलाएंगे, जिस दिन आपको रिक्वायर्ड होगा हम आपको उसी डेट पे बुलाएंगे। तो ये सारी चीजें भी हमारे लिए काफी चैलेंजिंग रहती हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज वाला एक चीज हमें मतलब एज अ लॉयर हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें इंसान दिल से बहुत ज्यादा परेशान होता है, दिमाग से। अगर हमारा प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है तो एक माइंड में रहता है कि भाई वो हमारी प्रॉपर्टी करती है, लेकिन ये हमारे रिलेशंस हमारी लाइफ को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो जब हम इनसे डील करते हैं हमें और ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है कि क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी परेशान है। अगर आप किसी से कह देते भाई तुम सोचो मत परेशानी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं पॉसिबल। हमें उसके लिए कुछ मीन्स करना पड़ेगा कि वो उस चीज से बाहर है। जैसे हम काउंसलिंग कराते हैं तो कई सर्वाइवर हमारे पास खुद कॉल करते हैं कि हमें दूसरे सेशन की जरूरत है या तीसरे सेशन की जरूरत है, और कुछ मतलब लास्ट वीक की बात है, मुझे एक सर्वाइवर ने खुद कहा कि हाँ मैंने जो सेशन लिया उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने जॉब में कुछ अपने लिए कुछ करूँ आगे। तो वो उस फेज से बाहर निकल के आती है, मतलब वो बाहर सर्वाइवर मोड में आ जाती है। वो जो बाहर हर कोई आना चाहता है, बस आपको थोड़ा सा उसको हाथ बढ़ाना पड़ेगा आपको कि वो आए। और केसेस में तो फिर हम सबसे ज्यादा परेशानी है कि पेंडेंसी बहुत है, डेट्स बहुत लंबी लंबी लगती हैं, बहुत ज्यादा जजेस, कुछ जजेस तो बहुत ही इनसेंसिटिव हैं कि बस उनके पास अगर मुकदमा 150 केसेस लगे तो उनको बस उसमें कुछ ना कुछ कर ही देना है, डेट बढ़े आगे काम खत्म हो, उनका उस दिन का काम खत्म हो जाए। और ये पेंडेंसी को सब मैं ऐसे भी लेती हूँ कि जैसे अभी हम टाइमलाइन की बात कर रहे थे 60 डेज में आपको डिस्पोज करना है, तो 60 से 70 डेज तो नोटिस इशू करने में कोर्ट लगा देती है ऑपोजिट पार्टी को कि नोटिस इशू करने के लिए। ऊपर से अगर सर कुछ कोर्ट्स तो हैं
वो अभी भी DIR के पीछे पड़ी पड़ी रहती है। है कि अभी तो DIR नहीं आया है, हम कैसे नोटिस इशू कर दें, हम कैसे इंटरिम पे बहस सुन लें आपकी। आप उनको 10 जजमेंट्स भी दे दो, आप उनको जितना आर्ग्यूमेंट कर लो, बट दे आर अडेयर टू देयर वो थॉट्स। थोड़ा सा फिर जो है मतलब एरोगेंसी में करते हैं। बिल्कुल। आप हम मतलब उन्हें लगता है कि हम उनको साथ Command काम नहीं कर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट काम हाँ, कर रहे हैं कि command उनके कर रहे हैं। क्वेश्चन उनके वर्किंग पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। एंड ऑल्सो सर मैं अभी हाई कोर्ट में थी, एक दिन अपने केस का वेट कर रही थी, तो वहाँ पे 482 का एक पर्सन अपियरेंस टेकअप हो रहा था, जहाँ पे राइट टू चॉइस का मैटर था। तो जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने दामाद के ऊपर केस किया था कि ये आकर के इन्होंने मारपीट करी है। तो वहाँ पे जज साहब ने मदर से पूछा, उनकी बेटी पीछे खड़ी थी, कि आप इनको जानती हैं? तो मदर ऐसे पीछे मुड़ी, अपनी बेटी को देखी, बोलती नहीं मैं तो नहीं जानती इसको। तो जज साहब कहते अच्छा। तो फिर उसके हस्बैंड से बोलते बताओ क्या करना है, तो मैं भेज दे जेल। तो फिर उसने जो भी बोला बहुत धीरे बोला था, मैं सुन नहीं पाई क्लियरली। तो जब उनके जो हस्बैंड के जो काउंसिल थे, जब वो डिफेंड करने लगे उनको, तो जज साहब के कुछ वर्ड्स थे, उन्होंने कहा कि वकील साहब आप चुप रहिए, जब आप की बेटी को आप 20 साल पढ़ाएंगे लिखाएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे, और जब वो किसी और के साथ चली जाएगी तब आपको वो दुख पता चलेगा। तो जब हम राइट टू चॉइस की बात कर रहे हैं, लॉज में है, फंडामेंटल राइट में है, उसके बाद में अगर जुडिशरी का ये विजन है, तो मतलब देयर इज नथिंग टू से। क्या फिर हम आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम प्रोग्रेसिव सोच रख सकते हैं? ये तो मैंने खुद भी हाईकोर्ट में एक इंसिडेंट हुआ था, इसमें दोनों अपेयर हुए अगेंस्ट कॉर्पोरेट। भाई मतलब घर सामने सामने था, माँ बाप भाई सब बुलाए गए थे, और भाई परेशान कर रहे थे, और उन दोनों को ये डर था कि हमें मार डालेंगे। तो जज साहब ने भी कहा कि यही सेम उनका था कि इतने साल तुम्हें पाला पोसा है और तुम अपने बाप के खिलाफ बात कर रही हो यहाँ कोर्ट में खड़ी होकर। और उन्होंने कहा कि और उन्होंने जजमेंट दे दिया कि आपको अगर रहना है सेफ तो आप कहीं और जाके रहिए, मतलब वो लड़की और लड़का अपना घर छोड़ के जाए, कहीं किराए पर रहें। मतलब तुम घर के सामने रहोगे, वो उन्होंने भी तो तुम्हें इतना पाला पोसा, तुम्हारे सगे भाई हैं, उनको कैसे मान लेंगे जब तुमने उनकी बात नहीं। वो पैट्रियार्कल माइंडसेट हुआ जिसको आप इंपोज कर रहे हैं कि फिर एजुकेट ही ना करो गर्ल्स को, इस तरह का जो माइंडसेट है, सो एवरीथिंग कोलैप्सेस। प्रॉब्लम ये कि आप जहाँ से बैठ के ये सारे स्पीचेस दे उसके रहे हैं, कितने रिपरकशंस एग्जैक्टली मतलब वो चीज शायद से मैं बोलूंगी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, और अगर आप वो बोल रहे हैं, आपको कितने लोग सुन रहे हैं, और उसका रिजल्ट बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे लोग उससे जो है इररिपेरेबल हार्म होता है वो। वी सी इट एवरी डे इन हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट। यस सर। ये बहुत बुरी चीज है, completely insensitive and that patriarchal mindset, or it becomes a fight between the judges, the agenda and the litigants. Article 21 is gone. तो बेसिकली यही ग्राउंड रियलिटी है कि आप जब काम करना शुरू करेंगे तो हाँ, इन्हीं चीजों से आप रूबरू होंगे। आपको होना है। और ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया तो 2005 से गया है, 20 साल हो रहे हैं। लेकिन अभी तक हम इफेक्टिवली उसमें ऑर्डर नहीं पा पा रहे। Yes. जबकि इतने सारे ऑर्डर्स लाए गए हैं, जिसमें बिल्कुल। काफी सारे अभी आपसे बिल्कुल डिस्कस भी किए गए थे। पर हमें सबसे पहले तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि वीमेन खुद समझे कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको उसके लिए रेमेडीज क्या अवेलेबल है, और वो उसको कैसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। And so moreover in India we are in dire need of suicide helpline. इतनी रोज पेपर में इतना आता है। अभी एक महीने पहले प्रतापगढ़ ने एक लेडी ने अपने ट्रिपलेट्स के साथ सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बहुत मारता पीटता था। सो एटलीस्ट हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ अगर विमेन या सर्वाइवर के दिमाग में ये बात आ भी रही है तो वो रीच आउट कर सके कि हाँ मैं यहाँ बात करूँ तो शायद, क्योंकि सुसाइड जब कोई करता है बहुत चुटकियों में बस उसके दिमाग में आता है वो कर लेता है, इट्स अ वेरी इंस्टेंट डिसीजन। तो एक हमें हेल्पलाइन ऐसी होनी, या इंडिया में है शायद लेकिन उसकी अवेयरनेस ज्यादा नहीं है, तो हमें एक ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए जहाँ अगर किसी विमेन के दिमाग में चीज आ रही है तो वो एक हेल्प रीच आउट कर पाए। अभी मैं पिछले दिनों फोर्टिस में थी गुड़गांव के, तो वहाँ एक लेडी आई एंड शी वाज लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड, और वो इमरजेंसी में एडमिट हो गई। सो कोई हेल्थ इश्यू नहीं था, बस ये था कि आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो वो लेडी ऑब्वियसली बिग पॉकेट्स से रही होगी क्योंकि फोर्टिस के इमरजेंसी इज वेरी एक्सपेंसिव। तो उसको ये आइडिया था कि अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ, मैं कहीं रीच आउट कर पाऊँ। लेकिन कितने लोगों के दिमाग में ये चीज आएगी? शायद हम इस चीज की अवेयरनेस करें तो शायद हम कुछ लाइफ सेव कर पाए इस चीज से। एंड सर मुझे ऐसा लगता है एक थोड़ा सा
कहीं ना कहीं वो जो एक वॉचडॉग, एक जो हाँ। मॉनिटरी एजेंसीज होनी चाहिए। फॉर हाँ। एग्जांपल अभी हम असेट्स ऑफ एफिडेविट का जो डिस्कशन कर रहे थे एओए का, रजनीश वर्सेस नेहा का, सब बीच में हमने ये रियलाइज किया लखनऊ में और वाराणसी में और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कि जो फॉर्मेट है सर असेट्स ऑफ एफिडेविट का वो प्रॉपर है ही नहीं जो रजनीश वर्सेस नेहा में दिया गया था। उसमें बहुत सारे कैटेगरीज मिसिंग थे, बहुत सारे क्लॉजेस मिसिंग थे, उसकी जगह पे कुछ और एड ऑन थे। तो वो वेंडर्स तो फ्रीक्वेंटली उसको सेल करते जा रहे थे और एडवोकेट्स भी वही फाइल कर रहे थे। तो सर हम लोगों ने ये चीज देखा कि मतलब क्योंकि हम जो फाइल कर रहे हैं और जो वेंडर्स सेल कर रहे हैं उसमें तो बहुत डिफरेंस लग रहा था। Exactly. और जो ऑपोजिट पार्टी फाइल कर रही थी उसमें भी हमने देखा कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिसिंग है इनके में। तो सर हमने उसके लिए एक लेटर भी लिखा रजिस्ट्रार को इलाहाबाद में, जेटीआरआई को। और उसके बाद से अभी रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया होगा कि एक सर्कुलर जारी हुआ है कि एक एओए उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कोर्ट ने खुद, और उन्होंने अपने हर कोर्ट के सामने चिपकाया है कि इसी फॉर्मेट में जब आप लेके आएंगे तभी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, तभी एडमिट की जाएगी आपकी एप्लीकेशन। तो ये हम लोगों ने एक एफर्ट किया क्योंकि उसमें भी गलत इन्फॉर्मेशन आ रही थी बहुत Yes, ज्यादा। yes. That's a good effort. So हम लोगों ने अब तक we were discussing डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके प्रोविजंस, जजमेंट और फिर ग्राउंड रियलिटी के लिए वी हैव बीन ब्लेस्ड कि आली के लोग हैं। नाउ आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन द एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो